मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों को आखिरी रूप देने में लगे हैं। इस चुनाव में अलग अलग पार्टियां मतदाताओं तक पहुंचने के लिए नारों का भी जमकर सहारा ले रहे हैं। जी हां, पहले जहां भारतीय जनता पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिए थे, वहीं अब इस क्रम में समाजवादी पार्टी भी शामिल होती दिख रही। जी हां, सपा ने बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का जवाब के तौर पर जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा दिए हैं। जी हां, पार्टी ने लखनऊ में जुड़ेंगे तो जीतेंगे के नारे वाले कई पोस्टर भी लगवाए हैं। जी हां, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया था कि अब उनकी पार्टी यूपी की सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। पहले उन्होंने 2 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी, लेकिन कांग्रेस और ज्यादा सीटें चाहती थी। जी हां, यूपी की सभी 9 सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होंगे और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। जी हां, नामांकन की आखिरी तारीख में 2 दिन से भी कम समय बचा है। 25 अक्टूबर आखिरी तारीख है। समाजवादी पार्टी ने 9 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिए हैं। जी हां, बाकी की 3 सीटों पर भी जल्द ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने यूनिफॉर्म में सिविल कोड पर प्रतिक्रिया दी है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जब तक मुस्लिम आबादी, जो कि देश की आबादी का 20% है, उनके भरोसे में नहीं लिया जाएगा, तब तक कानून में बदलाव नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने CAA NRC को लेकर देखा, पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। जब तक सरकार इस कानून से प्रभावित होने वाले लोगों को विश्वास में नहीं ले लेती है, कानून लागू नहीं किया जा सकता है। जी हां, न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को लेकर कानून बनाया था, उसमें तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं थी। जब किसानों को विश्वास में लिए बगैर सरकार ने कानून बना दिया है, तो इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार का कानून वापस लेना पड़ा। अगर उन्होंने UCC को लेकर कानून बना भी दिया है तो लागू नहीं कर पाएंगे। लोकतंत्र में आपसे ये अपेक्षा ली जाती है कि जब आप कानून बनाते तो उन सभी समूहों या उन लोगों को विश्वास में ले लें जो उससे प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें कि दिवाली के बाद दिल्ली NCR की हवा जहरीली हो चुकी है। आलम यह कि राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में PM 2.5 का स्तर तय सीमा से 15 गुना ज्यादा हो गया। जी हां, गुरुवार को दिवाली की रात 10 बजे दिल्ली की नेहरू नगर, पटपड़गंज, अशोक विहार और ओखला में PM 2.5 का लेवल 850 से 900 के बीच दर्ज किया गया। वहीं विवेक विहार में ये 1800 और पटपड़गंज में 1500 तक चला गया, यानी तय सीमा से 30 और 25 गुना ज्यादा है। जी हां, ऐसे में डॉक्टरों ने लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी। खासकर सांस संबंधित बीमारी वाले मरीज, बुजुर्गों और बच्चों के लिए सलाह दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में 20 विधानसभा क्षेत्रों में अनियमितताओं की शिकायत पर चुनाव आयोग की ओर से दिए गए जवाब को अस्पष्ट करार दिया। जी हां, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर उनकी प्रतिक्रिया पर असंतोष व्यक्त किया है और इसे कांग्रेस की शिकायतों पर गैर जवाबी कहा है। जी हां, 9 अक्टूबर 2024 को कांग्रेस ने चुनाव आयोग को हरियाणा चुनाव में कथित अनियमितताओं पर शिकायत भेजी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन 20 निर्वाचन क्षेत्रों में अनियमितताएं की जा रही, जिससे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना संभव नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने धारा 370 समेत कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। जी हां, तारिक अनवर ने कहा कि धारा 370 संविधान का ही अंग है और एक विशेष परिस्थिति में उसको लागू किया गया था। सब लोग जानते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों की संख्या अधिक है। शेख अब्दुल्ला साहब उस वक्त मौजूद थे और उन्होंने ये फैसला किया है कि हम भारत के साथ रहेंगे। तो उस समय राजा हरि सिंह के साथ एक संधि हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि धारा 370 इस क्षेत्र में लागू रहेगा।
भारत के साथ जोड़ने के लिए उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए इसे लागू किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतिहास का ज्ञान नहीं है। जी हाँ, तारिक अनवर ने आगे कहा कि जब कोई चुनाव आता है वो तभी ऐसी बात बोलते हैं। अभी जब 4 राज्यों के चुनाव होने थे तो 2 बार में 2 राज्यों में चुनाव कराए। वो जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में एक साथ चुनाव करा सकते थे, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। इस बीच जयराम महतो की पार्टी JLKM को बड़ा झटका लगा। जी हाँ, पार्टी की गांडे सीट से उम्मीदवार अखिल अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी ने JMM का दामन थाम लिया। जी हाँ, रिजवान को पार्टी की तरफ से गांडे सीट से कल्पना सोरेन के खिलाफ उम्मीदवार बनाया गया था। रिजवान को जयराम महतो का बेहद करीबी माना जाता है। जी हाँ, झारखंड में भाषा आंदोलन के दौरे से रिजवान जयराम महतो के साथ जुड़े हुए थे। पार्टी के निर्माण में भी उनका अहम योगदान माना जा रहा था। जी हाँ, रिजवान के JMM में शामिल होने की पुष्टि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ सोशल मीडिया साइट X पर दी गई। JMM की तरफ से लिखा गया कि अखिल अख्तर उर्फ रिजवान क्रांतिकारी जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सिद्धांतों एवं हेमंत जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्यों से प्रति आस्था व्यक्त करते हुए अपने साथियों के साथ झामुमो की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बागियों ने महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों की टेंशन बढ़ा दी है। महायुति के 36 तो महाविकास आघाड़ी के 14 बागी उम्मीदवार मैदान में हैं। जी हाँ, ऐसे में दोनों गठबंधन के नेता नाम वापसी की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, सबसे ज्यादा बागी 19 बीजेपी से हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से 16 और डिप्टी CM अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से 1 बागी हैं। जी हाँ, MBA में सबसे ज्यादा बागी 10 कांग्रेस से हैं और बाकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से हैं। MBA में 14 बागी गठबंधन सहयोगियों के उम्मीदवारों के अलावा हैं, जिन्होंने कुर्ला, दक्षिण सोलापुर, परंदा, संगोला और पंढरपुर के निर्वाचन क्षेत्रों में नामांकन दाखिल किए हैं। आपको बता दें कि भारत में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त का खाना नहीं खा पाते हैं। जी हाँ, ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए भारत सरकार की तरफ से राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जी हाँ, राशन कार्ड से सरकार हर महीने गरीब लोगों को मुफ्त अनाज वितरित करती है। इसके लिए राशन कार्ड का आधार कार्ड से जोड़ना और EKYC कराना अनिवार्य है। जी हाँ, इसके लिए आप किसी भी नजदीकी अनाज वितरण केंद्र पर जाकर EKYC करवा सकते हैं, लेकिन सरकार राशन कार्ड से मिलने वाले खाद्यान्नों को लेकर कल यानी 1 नवंबर से कुछ बदलाव कर दिए हैं। जी हाँ, 1 नवंबर से सरकार राशन कार्ड से मिलने वाले खाद्य पदार्थों की व्यवस्था में कुछ बदलाव किए हैं। अभी तक राशन की दुकान पर अनाज बराबर मात्रा में न मिल करके अलग अलग मात्रा में मिला करता था, लेकिन अब सरकार 1 नवंबर से नई व्यवस्था लेकर आई है, जिसके चलते पहले मिलने वाले 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं के बदले अब 2.5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल मिलेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले 1984 की सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों को सरकारी नौकरी की योग्यता में छूट का ऐलान किया गया है। जी हाँ, दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना द्वारा लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय में दिल्ली सरकार ने पीड़ितों के परिवारों को राहत देने के लिए सरकारी नौकरियों की आयु सीमा और शिक्षा में छूट देने का फैसला लिया है। जी हाँ, 1984 की सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिवारों द्वारा सामना की जाने वाली परेशानियों को समझते हुए उपराज्यपाल ने पीड़ितों के परिजनों के लिए रोजगार के अवसरों को और आसान बनाने के लिए छूट को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि राजनीति में RCP सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह का समय का चक्र एक बार फिर घूमा है। एक IAS अफसर से केंद्र मंत्री बनने तक RCP सिंह को नीतीश कुमार का साथ मिला। जी हाँ, नीतीश कुमार जब रेल मंत्री थे तो RCP सिंह उनके निजी सचिव बने। साल 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो उनके प्रधान सचिव बन गए। फिर बाद में VRA लेकर JDU ज्वाइन कर लिया।
जी हां, ज्वाइन करते ही राज्यसभा भेज दिए गए। 2 टर्म में राज्यसभा रहे और फिर पार्टी का अध्यक्ष बने और बाद में नीतीश की कृपा से केंद्र मंत्री तक बन गए। जी हां, नीतीश कुमार की मेहरबानी पर इतना कुछ मिला है, लेकिन अब उसी नीतीश कुमार के खिलाफ सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। आरसीपी सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार को पटकनी देने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहो हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।